अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नया दौर पर इनसाइट के साथ मैं हूं नादिया नकी। बहुत जबरदस्त किस्म का इलेक्शन में कहूंगी हुआ, जहां पे वोटर्स टर्नआउट भी 10% से कम रहा। मैं बात कर रही हूँ कराची के हल्का NA 240 के हवाले से, जिसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की जो इलेक्शनरिंग है वो MQM पाकिस्तान की जानिब से की गई, PSP की जानिब से की गई। लेकिन अल्टीमेटली जो इलेक्शन डे हुआ और उसके बाद जो नताइज सामने आए, उसमें हमने देखा कि पहले नंबर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जरूर उनका कैंडिडेट अबू बकर जो है वो जीते, लेकिन बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था। सेकंड नंबर पर TLP, जो कि यकीनन एक ऐसा फैक्टर उभर कर सामने आ रहा है जो कि सियासी जमातों के लिए एक डिस्टर्बिंग फैक्टर हो सकता है कि विदाउट एज इन प्रॉपर इलेक्शनरिंग, वो जल से जुलूस के अलावा आप देखते हैं कि उन्होंने अपनी जो सपोर्ट है ऑन ग्राउंड कितनी बढ़ती उनकी जा रही है। क्या ये सिर्फ कराची में ही है या पंजाब में भी ये सपोर्ट उनकी बढ़ती नजर आ रही है? ये सब कुछ सामने आ जाएगा जब अगले माह हम देखेंगे कि पंजाब में भी वो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। आज हमने दावत दी है रजा हारून साहब को। आप जानते हैं रजा हारून साहब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में भी रह चुके हैं, फिर PSP भी ज्वाइन की थी, सियासतदान रह चुके हैं, वजीर के ओहदे पर भी रह चुके हैं, लेकिन अब ये पाकिस्तान से बाहर सेटल हैं। तो हम चाहते हैं कि रजा से पूछे कि वो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसको किस तरह देखते हैं, खुसूसन जो MQM की और PSP की या उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी इस वक्त जो सियासत करती नजर आ रही है, वो किस हद तक उससे मुत्तफिक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस रजा। इट्स बिन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ये तो पहले बता दीजिए कि क्या सियासत छोड़ दी है बिल्कुल और अब सियासी तज्जिया निगार बन गए हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम एंड वालेकुम टू ऑल योर व्यूअर्स। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ प्रोग्राम करना। वन ऑफ द फेवरेट एंकर्स, यू डू वेरी ऑब्जेक्टिवली गुड शोज, इश्यूज बेस्ड होते हैं आपके, करंट अफेयर्स पे होते हैं। नहीं, सियासत कैसे छोड़ सकते हैं? सियासत तो जो 35-40 साल काम किया है, उसके बाद सियासत कैसे छोड़ी जा सकती है? बहुत छोटी उम्र से सियासत कर रहे हैं, गली मोहल्ले की सियासत कर रहे हैं, फिर MQM के प्लेटफॉर्म से ही मौका मिला तो असेंबलियों की, पार्लियामेंट की और अवामी सियासत भी की। तो सियासत जारी है। तज्जिया निगार नहीं है। तज्जिया निगार तो कोई सीनियर आदमी होता है जिसने बहुत कुछ पढ़ा लिखा होता है। हम तो एक ग्रास रूट लेवल के अपने आप को पॉलिटिकल वर्कर समझते हैं। अपनी एनालिसिस एक होती है, वो जरूर देते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस देते हैं। तो ये सिचुएशन है, बट नो, किस पॉलिटिक्स इज वेरी जमात में मच। से अभी तक वाबस्ता हैं आप, ये बताइए ना, सब ये जानना चाहते हैं। नहीं, मैंने जो अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया था वो मैंने जमात इस्लामी से शुरू किया था, और मैं जमात इस्लामी का मेंबर रहा हूँ, जमात इस्लामी का बड़ा एक्टिव वर्कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने को 87 में महाजिर कौमी मूवमेंट ज्वाइन की थी, और जो उस वक्त उसके नजरियात थे बड़े, हमारी ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर रहे थे, हकूक के असूल की बात थी। तो दोज वर द इश्यूज दैट मेड मी जॉइन महाजिर कौमी मूवमेंट। एंड कन्वीनियंटली वो मुत्तहिदा में चेंज हुई। फिर मुत्तहिदा के इश्यूज आपके सामने 2014-2015 के बाद जो कुछ हुआ, तो देन वी डिसाइडेड के वी ओव टू द सिटी कि हम एक नई कोशिश करके देखें। तो PSP के अंदर फिर हमने, PSP हम सब ने मिलकर बनाई थी, 2 अफराद ने नहीं बनाई थी। इसमें कोई 13-14 अफराद थे जो कि 1 साल 1.5 साल तक इसके ऊपर गुफ्तगू करते रहे कि क्या विद इन रिमेनिंग MQM कोई डिफरेंस लाया जा सकता है, लीडर साहब को समझाया जा सकता है। वो कोशिश की गई, जब वो फेल हुई या नहीं हो सका तो फिर एक अलग प्लेटफॉर्म की तरफ हम गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली PSP भी जो है वो अपना मार्क नहीं बना सकी। तो आप So at the moment I'm a free agent. मैं बस रजा हारून हूँ, जो मेरा Now you have to see कि कौन आपके उस नजरिए के साथ जो है वो चलता है, जिसमें आपको लगे कि you can do something for the people of Pakistan. अच्छा रजा, तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त, क्योंकि MQM आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कराची को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, इस उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को जानते हैं अच्छी तरह, जो NA 240 में नजर आया, आपको लगता है कि MQM जो है ठीक है जीत गई, लेकिन जो जो दूसरे नंबर पर TLP आ रही है, TLP ने वाकई बड़ा ग्राउंड गेन किया है और MQM पाकिस्तान के लिए इतने आसान रास्ते नहीं होंगे। अपकमिंग बल्दियाती इंतखाबात हैं, उनमें उनको एक सरप्राइज एलिमेंट मिल सकता है। बिल्कुल। और TLP ने ये नहीं कि अभी ये मार्क अपना लगाया है और अपने आप को प्रूव किया है। 2018 के इलेक्शन में उनका बड़ा वोट बैंक था, पंजाब के अंदर बड़ा वोट बैंक था, कराची में 2 MPs की सीटें वो ऑलरेडी जीते हुए हैं। तो कराची वो उनके लिए ग्राउंड साबित हो रहा है कि जहाँ उनका जो मैंडेट है, सपोर्ट है, वो इलेक्टोरल मैंडेट के अंदर, और उनको असेंबलियों में भेज रहा है कराची। इमेजिन
कि यहाँ से अच्छा अभी ये जो इनका इलेक्शन हुआ है, मैं इस इलेक्शन से पहले इस बात को बिल्कुल बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था कि एमकेएम कितने वोट लेती है। टीएलपी का मुझे ये था कि टीएलपी में चूंकि एक मजहबी लगाव है, एक उनका इनका नैरेटिव है और वो उस हवाले से अपने लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, फिर वहाँ अकीदत का बड़ा आंसर। तो मेरा अपने तमाम दोस्तों से कहना था कि भाई टीएलपी की कॉल पे तो उनका अकीदतमंद बाहर निकलेगा और शायद उनका 100% नहीं तो 80% वोटर बाहर निकल के वोट डालेगा, नो मैटर वॉट, क्योंकि उनकी फॉलोइंग हम देख रहे हैं, हम जानते हैं किस तरह की है। एमकेएम का अगर 50% भी बाहर नहीं निकला तो एमकेएम विल बी इन ट्रबल। और एमकेएम के हिसाब से मैं समझता हूँ कल की जीत जो है ना, वो एमकेएम को जगाने के लिए, एमकेएम पाकिस्तान की, ये जो एमकेएम पाकिस्तान है ये तो खैर एमकेएम है ही नहीं, जो 90s की या अर्ली 20s की एमकेएम थी, ये तो वो एमकेएम ही नहीं है। लेकिन इस लीडरशिप को कल मैं जब जश्न मनाते देख रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि जब ये इलेक्शन जीते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद जो उनका जश्न था, मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे ज्यादा लेसन है वो एमकेएम के लिए, कि मैसिव लॉस किया उन्होंने अपने मैंडेट का। उसकी रीजंस बहुत सारी हैं, नॉन डिलीवरी है, नॉन सर्विस है, आवाम से कटे हुए लोग हैं। प्लस अगर आप ना सिर्फ इस इलेक्शन को देखें, 240 के इससे पहले फैसल वापडा वाली खाली सीट के इलेक्शन को भी अगर आप देखेंगे, तो वहां जो एमकेएम के डिफरेंट फैक्शंस कहलाते हैं, उनके अगर आप वोट काउंट करें दोनों सीटों पे, तो बड़ी कंफर्टेबल विन है। अगर आप हकीकी का, पीएसपी का और एमकेएम का वोट बैंक अगर आप एक जगह कर दें, दोनों सीटों पे आप कर लें, जो 2 बाई इलेक्शन में कराची में, तो एमकेएम दोनों सीटों पे कंफर्टेबली विन करती है। और ऑलमोस्ट एक सीट तो हार गई थी बहुत बुरी तरीके से, और ऑलमोस्ट कल की सीट ये टीएलपी से हार रहे थे। आई डोंट नो वो रिकाउंटिंग है, रिकाउंटिंग की अपील हुई है, देखते हैं रिकाउंटिंग में क्या होता है, बट आई विल बी वेरी सरप्राइज और कि एमकेएम ये निश्चित बरकरार कर सके रिकाउंटिंग। अच्छा, देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एमक्यूएम के लिए वाकई ये लेसन लर्निंग का टाइम है। आपने कहा उसके बहुत सारे रीजंस हैं, गवर्नेंस, नॉन डिलीवरी, अवाम से डिस्कनेक्ट। आपको नहीं लगता कि लैक ऑफ लीडरशिप सबसे बड़ा मसला है? देखिए, ये सब जानते हैं कि पतंग को वोट पड़ता था जब उस वक्त की एमक्यूएम थी जिसमें अल्ताफ हुसैन के नाम पर वोट पड़ा करता था, और अब भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं, इनफैक्ट सोशल मीडिया पर बहुत लोगों का ये भी कहना था कि आज भी अगर आप लंदन फैक्टर को शामिल कर लेते हैं तो एमक्यूएम के फिर आप वोट बैंक देखेंगे, फिर वो निकल के सामने आएंगे। डू यू अग्री विद दैट, नंबर वन? और दूसरा, ये जो फैक्शंस की आपने बात की है कि कंबाइन, ये तो सबको इल्म है कि अगर ये सब कंबाइन हो जाए तो वाकई फिर एमक्यूएम कंफर्टेबली जीत सकती है। कलेक्टिव लीडरशिप होती है, कलेक्टिव विजडम होता है जो जो पार्टियों को चलाता है, कोई एक फर्द नहीं होता। पहले भी अल्ताफ साहब जो जिनको बानी कायद कहा जाता है, वो तो लंदन में रहते थे ना, वो तो कराची में नहीं थे। कराची में तो एक टीम थी जो परफॉर्म करती थी, ग्राउंड पे उतरती थी और इलेक्शन जीतने के सारे फन जानती थी, पूरी साइंस से वाकिफ थी कि 5 बजे के बाद क्या करना है, 3 बजे के बाद क्या करना है, इलेक्शन रिजल्ट को कैसे मैनेज करना है, तमाम चीजें जानने वाले लोग थे। लेकिन मैं नहीं समझता कि आज के जो नौजवान है कराची का, वो उस विजन से अपने आप को सिंक्रोनाइज रखता है जो जब हम 20-25 साल के थे, जिस विजन को हमने लिया था एमकेएम के लिए, जिस विजन के पीछे हम अकीदतमंद हो गए थे और फैनेटिकली फॉलो करते थे। मैं नहीं समझता कि आज का नौजवान जो है कराची का उसी विजन के तहत उस एमकेएम को दोबारा सपोर्ट करेगा। आपको अपना नजरिया चेंज करना होगा। आपकी फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एमकेएम की जो आपने कहा ना, वो बिल्कुल दुखती रग है कि एमकेएम के पास फिलहाल कोई कैरिज्मेटिक चार्मिंग लीडर है ही नहीं। इन तीनों फैक्शंस के पास, चाहे वो अब एमकेएम कह लें, उसको आप पीएसपी कह लें, उसको आप हकीकी कह लें, उसको आप फारूक सत्तार का ग्रुप कह लें, जो बहाली तहरीक ग्रुप है, इन चारों के पास कोई भी चार्मिंग और कैरिज्मेटिक लीडर नहीं है। पार्टियां चलती हैं किसी एक कैरिज्मेटिक लीडर के पीछे जो कॉल देता है, जिसके पीछे जो है सब यूनाइट होते हैं और चलते हैं। चूंकि वो उनके पास मौजूद नहीं है तो मुश्किल है। लेकिन लंदन फैक्टर क्या डिफरेंस मेक कर सकता है? मैं नहीं समझता कि आज लंदन फैक्टर अगर आप दोबारा एलआई भी कर लें तो नंबर वन, दे विल नॉट बी एबल टू यूनाइट एवरीबॉडी, क्योंकि इतने ज्यादा मामला हो चुके हैं। नंबर टू, लंदन में एक टीम हुआ करती थी, ये लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं पता। मैंने लंदन में 13 साल काम किया है अल्ताफ साहब के साथ एक्साइल में। तो लंदन की जो टीम थी ना, वो लंदन की टीम भी अब अल्ताफ साहब के पास नहीं है। तो आई डोंट नो हाउ, जस्ट एक टेलीफोन से, टेलीफोन भी अब बहुत एक ऑब्सोलीट चीज हो गई ना, लोग तो बड़ा डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं। तो हाउ विल ही मेक अ डिफरेंस? क्या वो एमकेएम दोबारा रिवाइव हो सकती है? अगर आपका सवाल ये वो 80s 90s वाली, आई डोंट थिंक सो। इवन विद द लीडरशिप फ्रॉम लंदन, आई डोंट थिंक सो कि वो स्टेटस आपको मिलता है। वो आपने मैसिवली लूज किया है। वो ग्राउंड आपने तहरीक इंसाफ को दिया है, वो ग्राउंड अब आपने टीएलपी को दे दिया है। वो ग्राउंड आपने चूंकि अपने यंगस्टर्स को, अपने यूथ को मोटिवेट ही नहीं किया एमकेएम ज्वाइन करने के लिए, राइट फ्रॉम द अर्ली 2000।
आपने मोटिवेट ही नहीं किया कि अब यूथ को ज्वाइन करते, तो यूथ ने अब अपनी अपनी डायरेक्शन ले लिया मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ। सो नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वो उसके पीछे हमें जो है ना बहुत ज्यादा, यस एक सेंटिमेंटल, एक इमोशनल वैल्यू उनकी लंदन की बिल्कुल है और हमेशा रहेगी। 30, 34, 35 साल का उनका रूल है और बिला शिरकत गैर रूल है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन क्या वो कैरिज्मा या क्या वो लीडरशिप का जो आप कहते हैं वो कराची की सीटें या कराची के वोट बैंक को, मैं समझता हूँ वो तो पुलों से बहुत पानी गुजर चुका है, वो बहुत अच्छा रजा, आपको कितना अरसा हो गया? मैं क्यों ये कह रही हूँ, क्योंकि आपसे ये नशिस्त रखने से पहले पीआईबी, लालू खेत, इसके अलावा जो अजीजाबाद, हुसैनाबाद, इन सारे एरियाज के अंदर मैं गई और बिल्कुल आम लोगों से मेरे सवाल थे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यंग, जो कि 14-15 साल के होंगे, 18 साल के होंगे, 20 में होंगे। वो अभी भी कहते हैं कि ये तो एमक्यूएम ही नहीं है, एमक्यूएम तो वो थी। अच्छा, आप उनसे पूछें कि भाई इतना कुछ हो चुका है, आप क्या चाहते हैं कि अल्ताफ हुसैन को वापस लेकर आया जाए, उनको माफी दी जाए? तो आई एम टेलिंग यू, कोट अनकोट द वर्ड्स आर, आप सबको माफी देकर वापस बुला सकते हैं, तो हमने क्या कसूर किया है? यू सी दैट देयर इज, इट मे बी नॉट ए, मतलब मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं करके आपको दिखा सकती, शायद कोई सर्विस हो तो बता सकें कि फिर भी पता चलेगा कि कितने फीसद लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन एक डिस्पॉन्डेंसी जो इस कम्युनिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, वो अभी भी है। और वो समझते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। ना पीटीआई ने उनके लिए डिलीवर किया, ना ही पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया, और ना ही ये एमक्यूएम डिलीवर कर सकती है, और ना ही पीएसपी कर सकती है। बिल्कुल आई एग्री विद इट। जो वो बच्चे कह रहे हैं, यंगस्टर्स कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि वैक्यूम है ना, उस वैक्यूम को ना तो किसी ने फिल किया। मैंने कहा ना, कोई चार्मिंग कैरिज्मेटिक लीडरशिप ही नहीं थी इन तीनों के पास, चारों फैक्शंस के पास, उसको पुर करती, वो नहीं कर सके। इसलिए लोग उस तरफ देखते हैं। मैंने तो कहा कि उनकी एक सेंटिमेंटल, रोमांटिसिज्म, इमोशनल वैल्यू बिल्कुल है, उससे कोई इनकार नहीं है। और वो इसीलिए है कि कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है लोगों के पास। जो ऑल्टरनेट था पीटीआई की शक्ल में, कम वोट में, जिस तरह भी था, भाई 14 सीटें तो थी ना उनके पास, तो 14 सीटों के साथ उन्होंने कराची को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, कराची में काम ही नहीं किया। फिर पीपल्स पार्टी 14 साल से सिंध में गवर्नमेंट में बैठी हुई है, चाहती तो कितना काम करके लोगों के दिल जीत सकती थी, उन्होंने वो नहीं किया। मुस्लिम लीग नून जो है वो कराची के मामलात में अपने आज स्टेक समझती नहीं है, हालांकि स्टेक बहुत से इलाकों में उनका बन सकता है, वो नहीं इंटरेस्ट लेते। तो जब कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता, और एमक्यूएम के भी नामवर लोग, जो उस वक्त की एमक्यूएम के नामवर लोग थे, वो मुख्तलिफ जगह पे आके बैठ करके वो अपनी वो वैल्यू नहीं बना सके, लोगों में कनेक्ट नहीं कर सके, मेयरशिप थी इनके पास, तो जाहिर सी बात है लोग यही बात करेंगे। लेकिन ये उन इलाकों की आप मिसाल दे रही हैं जहाँ पे एक कंडेंस पॉपुलेशन जो है, डेंस से पॉपुलेटेड महाजिर एरियाज है। बिल्कुल। कराची में अगर आप घूमेंगी, पीसीएचएस का इलाका है, सोसाइटी का इलाका है, गुलशन इकबाल का इलाका है। यहाँ से तो हम 2002 में सीटें हारे। 2002 में तो कोई डिवीजन नहीं था एमकेएम के अंदर। 2002 में आप पीआईबी की सीट हार गए थे, मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब जीते थे। गुलशन की सीट हार गए थे, भुट्टो साहब जीते थे जमात इस्लामी के। पाक कॉलोनी की सीट हार गए थे। हैदराबाद में आफ्ताब शेख साहब हार गए थे। हमारे डिफेंस के अंदर नसीम जलील साहब है, ये डिप्टी कन्वीनर हारे एमकेएम में 2002 में। नो, देयर वाज नो डिवाइड इन एमकेएम। सो लोग तो बड़े अरसे से ऑल्टरनेट देखते थे, ऑल्टरनेट मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती या खुशकिस्मती या कराची शहर के साथ पता नहीं क्यों लोग इसको ओन नहीं करते। नॉट दी एमक्यूएम, महाजिर या अल्ताफ हुसैन साहब या खालिद मकबूल साहब या मुस्तफा कमाल साहब या फारूक सत्तार साहब या इवन आफाक अहमद साहब, भाई इनकी तकरीरें ही है ना। तकरीरों के अलावा अगर इनके अमल हो जाते, अगर इनकी डिलीवरीज हो जाती, तो लोग तो इनकी तरफ देखना शुरू करते। तो आई टोटली, मैं बिल्कुल उनसे अग्री करता हूँ, यही सोच है। लेकिन क्या ये सोच अब पूरे कराची की है? क्या कराची यूनिवर्सिटी, अब कराची यूनिवर्सिटी नादिया, हम बस में बैठ के जाते थे तो शहर से बाहर थी, धूल मट्टी उड़ा करती तो कराची यूनिवर्सिटी आती थी। अब कराची यूनिवर्सिटी शहर के बीच में, उसके आगे का इलाका, इधर का इलाका। सो प्रैक्टिकली, रियलिस्टिकली कराची के अंदर क्या वो फैक्टर आके, यस वो फैक्टर दोबारा अलाइव हो जाए, यस उस फैक्टर के साथ ये सारे फैक्शंस किसी तरीके से यूनाइट हो जाएं, यस उनको माफी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, दैट डिपेंड्स कि वो माफी हासिल करना चाहते भी है कि नहीं चाहते हैं। क्या उनके नजरियात या उनकी अमल या उनकी एसोसिएशन जिस हवाले से ये सारी चीजें क्रिएट हुई थी, क्या उसको छोड़ के वो कोई डायलॉग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दैट हैज टू बी सीन। बट देन ही विल नीड अ टीम। And then this is not the same Karachi as the 90s, not even the same Karachi, क्योंकि अब तो मैंने कहा ना कि आप
ये नहीं है कि लोग नाराज हो गए एमकेएम से, जी एमकेएम से नाराज हो गए तो उन्होंने एमकेएम को वोट नहीं दिया, तो भाई पीएसपी को दे देते हैं। और भाई आप उसको, आप हकीकी को दे देते हैं, आप फारूक सत्तार या किसी आजाद उम्मीदवार, आप टीएलपी को वोट दे रहे हैं ना। तो एमकेएम से नाराजगी का इजहार इस तरह तो नहीं किया सकता। मतलब पंजाब में जिस तरह से मोबिलाइजेशन है ना लोगों की इन पॉलिटिक्स टू द डिफरेंट पार्टीज, कराची में वो मोबिलाइजेशन अब आपको नजर नहीं आती जो हमने अपने बचपन में भी देखी थी। चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, एमक्यूएम का बहुत बड़ा फैक्टर था उसके अंदर। आप सही कह रहे हैं कि यूथ को एंगेज नहीं किया गया। दूसरी एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो करिस्मेटिक लीडर आप कहते हैं रजा, where do you get the charismatic leader from? मतलब जितने लोग हैं उन्हीं में से किसी ने बनना है ना, या बहुत सारे, जैसे आप भी बाहर चले गए, इशरतुल इबाद भी बाहर चले गए, हैदर अब्बास रिजवी यहाँ होते हुए सामने नहीं है। सो वो जो फेसेस थे वो भी तो अब सामने नहीं है ना। देखिए कैरिस्मेटिक लीडर वो होता है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप मिसाल देना चाहें तो अल्ताफ हुसैन साहब की मिसाल देनी चाहिए करीब। आप एक 30 साल एक बंदा कराची में रूल कर रहा है, और जो कराची में है भी नहीं 92 से, वो अपनी आवाज से रूल कर रहा है, तो आप उस लीडर को कैरिस्मेटिक तो कहेंगे, इंटेलिजेंट भी कहेंगे, एक्सपीरियंस भी कहेंगे, वाइज भी कहेंगे। वैल्यू ज्यादा थी रजा, वो भाई व्हाटएवर, मतलब वो कैरिज्मा तो था ना, एक आदमी तकरीर करके लोगों को रुला रहा है, हंसा रहा है, चुप करा रहा है, दौड़ लगवा रहा है, जलसे कर रहा है, तो हो तो रहा था ना। कैरिज्मा तो अपनी जगह था। वो कैरिज्मा बेसिकली वो बहरहाल हैप्पी आवर ज्यादा हो गए और आदमी बंदा जो है वो कहीं और निकल गया, वो एक अलग सिचुएशन है, उसमें कभी डिबेट हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि कैरिज्मा नहीं था। उस लेवल का कैरिज्मा या उस लेवल की अप्रोच वो नेचुरल पैदा होती है। अब खालिद मकबूल साहब जो हैं वो अपने आप को एज अ लीडर नहीं मनवा सके हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, एपीएमएसयू के चेयरमैन रहे हैं, एमकेएम के अंदर डिप्टी कन्वीनर की पोस्ट पे रहे हैं, सीनियर पोस्ट पे रहे हैं, राब्ता कमेटी के हमेशा रुकन रहे हैं। जब एग्जाइल में थे तो अमेरिका में पूरी एमकेएम को देखा करते थे, अमेरिकन चैप्टर को। तो ही इज अ वेरी सीनियर बंदा। इसके अलावा बाकी जितने लोग हैं उनकी बावजूद वो मैं समझता हूँ मुस्तफा कमाल के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, उनके साथ पब्लिक का प्यार था, अकीदत थी, उनके मेयरशिप के दौर का उनके कंधों पे बैज लगे हुए थे। बट देन अगेन ही हैज अपने आप को ही ब्लेम करेंगे जो उनके साथ हुआ है, और तो किसी को ब्लेम नहीं किया सकता। क्यों फारूक आपको सत्तार लगता है कि मुस्तफा कमाल साहब जो है वो कुछ अपना मार्क नहीं बना पाए? बिल्कुल, मतलब लाइक नॉट इवन अ सिंगल सीट। you in a one liner, he's a very good administrator, he is not a very good politician, so let alone be a political leader. So being a which means that there politician, is no democracy, which means there is no जिसमें होता है कि आप अगर सियासतदान हैं तो आपको मुख्तलिफ लोगों से मिल करके वो रास्ते निकालने पड़ेंगे कि जिसमें अल्टीमेट गोल आपका क्या है वो देखना होगा। मैं की सियासत नहीं हो सकती। मैं की सियासत, अच्छा मैं की सियासत के लिए आपको मैं बनना पड़ता है ना। वो आप में तो मैं ही नहीं है। मैं जो है वो सिर्फ ये नहीं होती कि आप खड़ी होकर बोलते हैं बस मैं हूं, नहीं जी, आपका पीछे कैरेक्टर होता है, आपकी पीछे डिलीवरी होती है, आपकी कुछ वर्किंग होती है ग्रास रूट पे। फिर उस बात पे आप खड़े बोलते हैं ना, मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ, मैं कह रहा हूँ कि रोना शुरू कर दो, मैं कह रहा हूँ मुझे वोट दो, मैं कह रहा हूँ आज हड़ताल होगी। वो तो बनने के लिए वो कैरेक्टर बनाना पड़ता है आपको, वो पॉलिटिकल सेंस होनी चाहिए आपके पास, वो आपके पास लोगों से इंटरेक्शन। और विदाउट कंसल्टेशन, बगैर मुशावरत के कोई बंदा ये समझे कि जी मैं अगले कुल हूँ, तो ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी सैड लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मुस्तफा कमाल कि उनके पास बहुत सारी चीजें ऑलरेडी थी। अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर मेयर रहे थे, लोग घर घर में उनसे प्यार करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन उनसे प्यार करते हैं। अगर वो कराची का मेयर अगला किसी को बनाना है तो आंख बंद करके लोग बोलेंगे यार मुस्तफा कमाल भी तो वेरी गुड चॉइस। लोग बोले यार अगला हमें हमारा सियासी लीडर कौन चाहिए, तो लोग कहते हैं कि नहीं यार अभी बहुत सी ट्विकिंग और ट्विचिंग बाकी है उनके अंदर, जो कि वो उनको होता है ना, वर्कर होता है, वो लीडर बनता है, फिर वो पॉलिटिशियन बनता है, फिर वो स्टेट्समैन बनता है। कंप्लीटली अंडरस्टैंड। सो रजा, कभी आपने कोशिश की, बिकॉज जाहिर है आपके ये सारे पुराने साथी हैं, चाहे वो हकीकी वाले हों, चाहे फारूक सत्तार ग्रुप हो, एमक्यूएम पाकिस्तान एंड पीएसपी, के एवरीबडी शुड लाइक अपने डिफरेंसेस साइड में रख के अब एक हो जाएं, ताकि फिर ये जो वोट स्प्लिट होता है ये भी खत्म होगा। मैं नहीं समझता कि ये कोशिश करना जो है ना कोई अक्लमंदी होगी। मैं समझता हूँ कोई नई कोशिश कर लें, आप कोई नई चीज आप स्टैब्लिश कर लें, नई चीज क्रिएट कर लें, वो ज्यादा आसान काम होगा, लेस मेसी होगा। इधर तो आप इनको जमा करने बैठेंगे और बात करने बैठेंगे तो आप इनकी अलग अलग जब कहानियां सुनेंगे ना, तो ये तो दिलों में इतनी नफरतें हैं, अंदाजे गुफ्तगू एक दूसरे की तरफ ऐसा है कि वो एफर्ट ही फेल हो जाएगी। और दूसरा मैं आप समझता हूँ कि टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट,
कराची के अंदर जो पॉपुलेशन का जो जो डेमोग्राफी अब हमारी है, वो अब इस तरह की सियासत को नहीं अफोर्ड कर सकती। मुस्तफा कमाल साहब ने मैसेज अच्छा दिया था पाकिस्तान का, सबको मिलाने का, लेकिन प्रीडोमिनेंटली उनके पास क्या है? प्रीडोमिनेंटली जितने बाई इलेक्शन है कैंडिडेट सब एक्स एमक्यूएम वाले हैं। पार्टी लीडरशिप देख लें, सब एक्स एमक्यूएम बैठा हुआ है, तो वो कलर ही नहीं है। जब आप में वो कलर ही नहीं है तो आपकी बात में वजन नहीं है। फारूक सत्तार साहब के पास बहुत एक नेशनल लेवल की उनका स्टेचर है, पूरे पाकिस्तान में जाने जाते हैं, बड़े अच्छे मेयर रहे हैं, बड़े अच्छे लीडर रहे हैं, ही इज वेरी गुड इन पब्लिक डीलिंग। लेकिन फारूक सत्तार साहब जो है वो कहीं नजर नहीं आते। तो इस उसके अंदर के ये सब लोग एक जगह जमा हो जाएंगे तो ये बहुत सारा फेलियर एक जगह जमा होगा, एक बड़ा फेलियर ही बनेगा ना। So a new party can be, a new platform can be something जिसका फिर बिल्कुल ही एक बिल्कुल डाइवर्स उसके अंदर जो है वो इंक्लूजन हो। कराची को अब ये भी देखना चाहिए, कराची को ये भी देखना चाहिए कि कराची शुड लुक टुवर्ड्स ए फेडरल लेवल पॉलिटिकल पार्टी व्हिच कम्स इनटू गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद। हमारा सिंध की गवर्नमेंट से, हालांकि पीपल्स पार्टी को ओन करना चाहिए और कराची उनका कैपिटल है, उसको बना के यहाँ के लोगों के दिल जीत के ले रहे हैं। अगर तो पहली चॉइस पीपल्स पार्टी बनती है जो नेचुरल है, नहीं बनती तो कराची के लोगों को अब फेडरल लेवल की किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ देखना चाहिए। ये बताइएगा रजा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या एमक्यूएम के जितने भी फैक्शन हो, जो वो जमात जिसने हमेशा फेडरल लेवल के ऊपर हुकूमतें बनवाई हैं अपने वोट्स के जरिए इत्तेहादी बनकर, जब भी मखलूत सेटअप आया है या इवन जब डिक्टेटर रूल्स थे तब भी एमक्यूएम ने बड़ा साथ दे करके उनको मतलब शामिल किया जाता था कि आपने काम करना है, बट मसाइल हल नहीं हुए। मसाइल के लिए दर बदर आज भी, चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान पिछली हुकूमत में हो या आज इन्होंने जो भी मुआहदा किया है, दे कीप ऑन मीटिंग एंड सेइंग कि देखें जी ये मुआहदा था, देखें जी आपने हमारे मसाइल हल नहीं किए। सो व्हाट इज कराची नॉट टेकन सीरियसली? क्योंकि देखें जो मसाइल हैं वो बहुत गंभीर मसाइल हैं और ये कोई ऐसे मसाइल नहीं है कि जिनको आप ओवरलुक करते चले आए, होते तो चले आ रहे हैं 70 साल से, लेकिन मजीद होते रहेंगे। मतलब व्हाट डू यू सी इन दिस? नंबर वन, देखिए नादिया, कराची की नुमाइंदगी क्या सिर्फ एमक्यूएम के पास रही है? नहीं, आज भी कराची से मुंतखब होने वाला बंदा जो है वो मुल्क का सदर है, आरिफ अलवी साहब, एंड ही इज अ मुहाजिर। कराची से जो गवर्नर थे इमरान इस्माइल साहब, बेशक एमक्यूएम के नहीं थे, मुहाजिर है। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर आज बहुत अच्छा बंदा है, मुर्तज़ा, मुहाजिर है। कराची से पिछली जो कोalition गवर्नमेंट थी, 4 विफाकी वज़रा थे, अली जैदी साहब, फैसल आडा साहब, फरूक नसीम साहब और अमीन उल हक साहब, चारों मुहाजिर हैं। कराची ने इमरान खान साहब को इलेक्ट किया और वो वज़ीर आज़म बने। कराची के अंदर जो दूसरी पार्टी थी, ये शुरू के 2-2.5 साल की बात है, एमक्यूएम, उसका मेयर था कराची के अंदर। तो महाजिर को कहाँ नुमाइंदगी नहीं मिली है? एमक्यूएम को नुमाइंदगी ना मिलना इट्स नॉट इक्वल टू महाजिर को नुमाइंदगी नहीं मिल रही है, ठीक है ना। इससे पहले प्रेसिडेंट ममनून हुसैन साहब थे, मुहाजिर थे, मुशर्रफ साहब थे, मुहाजिर थे। तो ये हम महाजिर की और कराची की नुमाइंदगी तो हो रही है। कराची को, आपका सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट है, कराची को उसके राइट्स क्यों नहीं मिल रहे? Exactly. कराची की ग्रीवांसेस को एड्रेस क्यों नहीं जा रहा? वो इसलिए नहीं किया जा रहा कि कराची को कोई भी बंदा यहाँ से, चाहे वो एमक्यूएम हो, और एमक्यूएम के अलावा कराची वालों ने इस दफा, चले हम मैंडेट को मान लेते हैं कि पीटीआई को दिया था, तो मैंने पीटीआई का मैंडेट आपको बता दिया। प्रेसिडेंट कराची का, प्राइम मिनिस्टर कराची से इलेक्ट हुआ, गवर्नर कराची का, 4 फेडरल मिनिस्टर्स, द रिमेनिंग एमएनएज वर फ्रॉम एमक्यूएम व्हिच वर पार्ट ऑफ द कोalition। द रिमेनिंग 3 एमएनएज जो कि ना एमक्यूएम थे, पीटीआई थे, वो पीपल्स पार्टी के थे, दे वर पार्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कौन सा एमएनए या एमपीए था इस दौर में जो प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं रहा? कराची को कुछ ना मिलना, इट्स नॉट जस्ट एमक्यूएम, ये प्लेनली आता है कि आप कराची को डेवलप करना ही नहीं चाहते हैं। कराची आपको मैंडेट दे देता है, इससे ज्यादा कराची और क्या कर सकता है? कराची का एक आम वोटर या आप और मैं और क्या कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं कि जनाब, इसका मतलब ये हुआ कि ना फेडरल गवर्नमेंट ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट कराची के मसाइल का हल है। कराची के मसाइल का हल वही है कि यहाँ पे एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है, और उस एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट के लिए हमें अब कानून की जरूरत नहीं है। ये जो कानून साजी करती है ना प्रोविंस असेंबली, ये तो इसका मतलब है कि आप इसके आसरे बैठे। अब आपको जरूरत है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट करें और चैप्टर 4 का इजाफा करें पार्ट 4 में, जिसके अंदर आप पूरी लोकल गवर्नमेंट को, सिर्फ 140A से काम नहीं चलेगा, 2 लाइनर से। जो 140A है ना, वो 2 लाइनर है।
सही। कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। इसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके एक कंप्लीट चैप्टर का इजाफा करना होगा पार्ट 4 में, लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल काउंसिल्स। उसके अंदर आप फिर डिफाइन करेंगे बाकायदा, जिस तरह प्रेसिडेंट का रोल डिफाइन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का रोल डिफाइन करते हैं, फेडरल कैबिनेट का करते हैं, चीफ मिनिस्टर का करते हैं, प्रोविंशियल कैबिनेट का करते हैं, आपको लोकल गवर्नमेंट की पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा बिल्कुल ऑन द सेम मैनर एज द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट। और ये ऐसी चीज नहीं है, ये हमारे पड़ोस में हुई है। इंडिया के अंदर यही इश्यूज थे। इंडिया ने 1992 में जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी, आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 73 एंड अमेंडमेंट नंबर 74। उन्होंने अपने आइन में लोकल गवर्नमेंट को डाल दिया और चंद चीजें तय कर दी। नंबर 1, उन्होंने रोल तय कर दिया, मेयर का रोल क्या होगा, कैसे इलेक्ट होगा, उसके पावर्स क्या होंगे। नंबर 2, फाइनेंशियल कमीशन, प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंसिस का तजिया कर दिया, तय कर दिया। अभी आइन में तय नहीं है, सिर्फ एनएफसी तय है, पीएफसी का आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई नहीं है। नंबर 3, उन्होंने तय कर दिया कि इसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज कैसी होंगी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बनेंगी। नंबर 4, उन्होंने तय किया इलेक्शन कौन कराएगा, किस वक्त होगा, और केयर टेकर गवर्नमेंट कौन सी आएगी लोकल गवर्नमेंट में। नंबर 5, उन्होंने ये तय कर दिया आइन में, एक शेड्यूल लिस्ट का इजाफा कर दिया कि ये महकमे फेडरल प्रोविंशियल से लेकर लोकल गवर्नमेंट के दे दिए जाएंगे, और ये वो महकमे होंगे जो फेडरल प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट मिलकर तय करेंगे। आज 1992 के बाद वहां कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल टाइम पे उसी तरह इलेक्शन होते हैं लोकल गवर्नमेंट के जैसे कौमी और सूबाई के होते हैं। अब हमारे यहाँ देखे ना, इकबाल मोहम्मद अली साहब की डेथ हुई, सुप्रीम कोर्ट कहे तो होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि डिप्टी इकबाल भाई की जो डेथ हुई उसके बाद इलेक्शन हो गया ना, सीट तो खाली नहीं है ना। इसी तरीके से कौमी असेंबली के इलेक्शन जो है वो अपनी टर्म खत्म होने के बाद हो जाएंगे, किसी को मुतालबा तो नहीं करना पड़ता। तो ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट 1 साल हो गया, अगस्त में खत्म हुई गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट, और अभी तक हमारे पास इलेक्शन नहीं हुआ। तो नतीजा ये हम समझ रहे हैं कि कराची, सिर्फ कराची नहीं, पूरे मुल्क के जो अर्बन सेंटर्स हैं और रूरल सेंटर्स हैं डेवलपमेंट के लिए, वहां पे अब आपको लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देनी होगी थ्रू अमेंडमेंट। और यू कैन जस्ट टेक, और एग्जांपल आपने लेनी ना दिया तो आप और आपके कायरीन जो है, सामीन जो है, व्यूअर्स हैं, वो गूगल पे जाके सर्च कर लें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 73 एंड 74। बड़ी वीडियोस हैं, आप यकीन मानिए इस पे वहां लेक्चर्स दिए जाते हैं। हाँ, फिर झगड़ा नहीं होगा, फिर एमक्यूएम पाकिस्तान को मुआहदे भी नहीं करने पड़ेंगे कि देखिए इतना आप ये कीजिएगा, लोग मेयरशिप इस तरह होगी और ऐसे होगी। You're absolutely right. To be honest, आपकी एक बात और कर दूं, जो शर्म की बात है कि महमूदाबाद नाले की सफाई होती है, महमूदाबाद नाले की सफाई होती है और साइड से सड़कें निकलती हैं, फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर, गवर्नर, प्रोविंशियल मिनिस्टर खड़े होकर वहां उसका इफ्तिताह करते हैं। यानी नाले की सफाई के लिए मेयर नहीं है वहां पे, फेडरल। So this is not on, ये इस तरह शहर नहीं चल सकता, शहर नहीं चल सकता। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो एक और बड़ा मसला है इस शहर का, जिसमें ये है कि देखिए दिस इज लिटरली मिनी पाकिस्तान। पहले लोग शायद हंसते होंगे कि क्या ये हर वक्त ये कहते रहते हैं, स्पेशली एमकेएम तो बहुत कहा करती थी कि जी ये मिनी पाकिस्तान है। लेकिन जो शख्स अगर पाकिस्तान का कराची शहर आए और उसके बाद आप इसको पूरा अगर ट्रैवल करें तो आपको पूरे पाकिस्तान की हर जगह से लोग और बहुत सुकून से यहाँ पर रहते नजर आएंगे। यू नो द रेजिलियंस ऑफ दिस सिटी ओनली पीपल हु स्टे हियर कैन अंडरस्टैंड। सो लेकिन व्हेन वी आर काउंटेड, यानी जो सेंसस हुआ, तो हैरानगी हुई कि हैं शहर तो इतना फैलता चला जा रहा है, हर तरफ आबादी बढ़ रही है, रहने की जगह नहीं बची है, वर्टिकल आपको नजर आती है हाउसिंग, बट आपको गिनते सही नहीं है। और जब आपको गिनते सही नहीं है तो जाहिर है कि पावर कॉरिडोर्स में या पावर स्ट्रक्चर में या नेशनल असेंबली में ना आपकी सीट्स बढ़ती हैं और ना ही फिर आपकी पीएस में सीट्स बढ़ेंगी। इसके पीछे क्या साइंस है? जमात इस्लामी ने बड़ी कैंपेन की है इसके पीछे, बहुत कर रहे हैं। इसके पीछे जो बुनियादी साइंस है वो कराची की नुमाइंदगी और उसके हक की बात है। मैंने कहा ना, ग्रीवांसेस हैं, ग्रीवांसेस बोलने वाले बहुत लोग हैं, उसको हल करने वाला कोई नहीं है। और कराची की नुमाइंदगी अगर बढ़ जाएगी तो जाहिर है कि सिंध के अंदर एक बैलेंस जो है वो बड़ा डिस्टर्ब होगा। वो उस बैलेंस को लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। फिर कराची को अगर 1,60,00,000 गिना हुआ है आपने और ये शहर 3 करोड़ का है, तो आपको यहाँ पानी ज्यादा देना होगा, आपको फेडरल बजट में शहर का हिस्सा रखना होगा, प्रोजेक्ट्स बढ़ जाएंगे। यहाँ सीटें छोड़ दें, सीटें डजंट मैटर, एमएनए 4 और हो जाएंगे तो उन्होंने क्या कर लेना है? जो 21 नहीं कर पा रहे हैं वो 4 और बढ़ के क्या कर लेंगे? या 5 एमपी और बढ़ जाएंगे, उन्होंने क्या कर लेना है? नहीं, कराची को उसका हक मिलेगा। फिर आप ये तय करेंगे कि जब आप यहाँ की आबादी 3 करोड़ करेंगे तो जो 1,40,00,000 है वो कहीं से कम होंगे।
यानी कहीं बेकार का फंड जा रहे हैं ना, जिनको आप उधर गिन रहे हैं। ऐसा ऐसा तो नहीं है ना कि बंदा, ऐसा तो नहीं है ना कि बंदा गिना नहीं जा रहा है, गिने तो जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं और गिने जा रहे हैं। तो उनको उनको वहां गिन रहे हैं, वहां फंड ज्यादा दे रहे हैं, हमें कम गिन रहे हैं, हमें फंड कम दे रहे हैं, जबकि वो रिसोर्सेज आपकी यूज कर रहा है, वो पानी आपका यूज कर रहा है, वो सीवरेज का सिस्टम आपका यूज कर रहा है, उसके लिए सफाई के इंतजाम आप कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एवरीथिंग, सिविक मसले जो होते हैं, जो सेंसस, वो आपके यूज कर रहे हैं, लेकिन वो गिना कहीं और जा रहा है। तो पंजाब में, जैसे आपने कहा ना, हर जगह के लोग यहाँ बसते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो गिने नहीं जा रहे होंगे, गिने तो वो कहीं ना कहीं जा रहे होंगे। तो अपने उनके परमानेंट इलाके, एड्रेस पे गिने जाते हैं, दे आर हाँ, नॉट। लेकिन तो इसका मतलब उनके फंड्स वहां जा रहे हैं ना, एग्जैक्टली। वो फंड्स आपको ट्रांसफर होंगे। तो बड़ा एक बड़ा कहना चाहिए ब्लैकमेलिंग कह लें इसको, इसको बड़ा कराची के साथ नाइंसाफी कह लें, सब कुछ कह लें। और ये सिर्फ मायदों से नहीं होगा, ये पेपर पे मायदे कर लें आप पॉलिटिकल पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम ही नहीं, ये रियासत का काम है। ये ना एमक्यूएम का काम है, ना पीपल्स पार्टी का काम है, ना मुस्लिम लीग नून का काम है, ना पीटीआई का काम है, ये रियासत का काम है। रियासत का काम है कि मेरे घर पे जो मेरे आईनी हकूक हैं, जो मेरे सेवक हकूक हैं, वो मुहैया करे, मुझे गिन ठीक ले, मेरी लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दे, मेरे K4 के मसले को हल करे, मेरे शहर के S3 के मसले को बिल्कुल हल सही, करे, बिल्कुल सही। एक एक घर के अंदर। और फिर हमने भी अपने शहर के साथ जो कर रखा है ना, खुद से वो भी कुछ अच्छा नहीं कर रखा, कि जहाँ 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 हमारे ग्राउंड+1 की प्रोविजन थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमने ग्राउंड+7 ग्राउंड+8 खड़े कर दिए। तो नहीं नहीं, मल्टीपल इश्यूज हैं बेज़ाब्तगियां तो पब्लिक। बहुत हैं, बहुत बेज़ाब्तगी हैं। वो तो चले गवर्नेंस के इश्यूज हैं जिनको बहुत हल करना चाहिए। मुझे ये बताएगा कि एस्टैब्लिशमेंट का एक अमल दखल है पाकिस्तान की सियासत में है, और हर तरफ नजर भी आता है। अब एक अलग आपने देखा कि मौजूदा सूरत हाल में जिसमें ए पॉलिटिकल या न्यूट्रल की बात की जा रही है, लेकिन एमक्यूएम के लिए आज भी ये है, जो भी फॉर्म है इस वक्त एमक्यूएम का, कि एमक्यूएम हो गई, काफ लीग हो गई, ये सब स्टैब्लिशमेंट की पार्टी है। जब स्टैब्लिशमेंट इनको जगाना चाहती है, अपने मकसद से जगा देती है, जब सुलाना चाहती है सुला देती है, जब कट टू साइज करना चाहती है तो कट टू साइज भी करके दिखाया है। आपके नजदीक एमक्यूएम की जो ये फैक्शंस बने डिफरेंट डिफरेंट, इसमें स्टैब्लिशमेंट का कितना अमल दखल है? टोटल, उसके बगैर हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता। ये एमकेएम तो बुनियादी तौर पे, जब हम पीएसपी में बैठे हुए थे और पीएसपी में हम काम कर रहे थे और 22 अगस्त हुई थी, तो हम यकीन माने कि एमक्यूएम के बहुत से मरकजी उहदेदारान का फोन आ गया था कि भाई अब तो यहाँ बिल्कुल ही नारा लग गया और बड़ी छापे वापे पड़ रहे हैं, तो वी वांट टू शिफ्ट। तो वो शिफ्ट होने को तैयार थे। हमने उस वक्त उनको मना किया, लेकिन उसके बाद एमक्यूएम जो रिवाइव हो गई, जो कि रिवाइव होने का कोई तरीका ही नहीं था, कोई सीन ही नहीं बन रहा था, लेकिन एमक्यूएम रिवाइव हो गई। ये इस्टेब्लिशमेंट का रोल हमारे यहाँ डे वन से सियासी पार्टियों के अंदर है, चाहे वो पीपल्स पार्टी ले लें आप, मुस्लिम लीग का कोई एक फैक्शन है। ये मुस्लिम लीग नून जो है, मुस्लिम लीग जीम से जन्म लिया है, इसने जुनेजो साहब की मुस्लिम लीग से जन्म लिया है। मुस्लिम सही। लीग जुनेजो को बनाने वाले कौन थे? फिर मुस्लिम लीग नून बनी, फिर उसमें से काफ बनी, फिर काफ में से एक मुस्लिम लीग फंक्शनल हमारे पास है। देयर आर सो मेनी फैक्शंस, और हर फैक्शन के साथ किसी ना किसी हवाले से कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है। सो पीएसपी के लिए भी कहा जाता है वाज अ प्रोजेक्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, जिसको बस कट टू साइज करना था, करके दिखाया एक आम क्लेमेंसी देकर। एंड अब वो प्रोजेक्ट कभी शेल्फ कर दिया जाता है, कभी वापस उसको न्यूसेंस वैल्यूज की लाई जाती है। PSP was initially not a plan to be a separate political party, and probably yes, establishment हमेशा होती है, उनसे आज भी ले जाते हैं मशवरे, बैठते हैं लोग, जाते हैं, मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं। और जैसे हमारी सिक्योरिटी स्टेट है, जो कराची में सिचुएशन थी उस वक्त, उस हवाले से पूरे मुल्क में सिचुएशन थी, लोग जाते हैं, मिलते हैं, उनका पॉलिटिकल रोल है। ए पॉलिटिकल हम कह दें, न्यूट्रल कह लें, उससे बात नहीं बनती। तो जो जो पीएसपी के लोगों का इनिशियल था, जो 12-13 लोग थे, दे वर ऑल ऑफ द आइडिया कि एमकेएम के अंदर रह के कोई तब्दीली आनी चाहिए। लेकिन जब वो बिल्कुल ही ज्यादा एक सिचुएशन हो गई कि नहीं, अब एमकेएम में रह के काम नहीं हो सकता, तो फिर इस पे काम शुरू हुआ था कि वी शुड फॉर्म ए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। डिफरेंट हो, नाम तक ऐसा ना रखें कि उसके अंदर वो विजन भी वो ना रखें कि एमकेएम का शायबा है। लेकिन हाँ, बिल्कुल, देयर वाज डेफिनेटली अ रोल। There was definitely a role. Aaj, when you look back, because so many years you spent in politics in on different platforms, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से आपने एमक्यूएम में ही सर्व किया होगा। कहाँ गलती लगती है रज़ा, जहां आप कहते हैं ना कि you have some regrets and you say I wish ये नहीं हुआ होता, हमने उस वक्त इस तरह से पार्टी को like कंट्रोल कर लिया होता, या लीडरशिप के पास जाकर खुलकर बात की जाती, तो शायद आज ये हालात ना होते। नादिया, शायद बहुत से लोगों को इल्म नहीं होगा कि लीडर के साथ कई दफा बात की गई,
बहुत ज्यादा बात की गई, और उस सिचुएशन का लोगों को अंदाजा नहीं है कि कितना कितना लोग रिस्क लेकर ये बात करते हैं। क्योंकि अगले दिन कराची में जलसा हो जाता था ना जनरल वर्कर्स का, और उनको एक डिफरेंट कहानी रो रो के सुनाई जाती थी कि भाई गद्दार पैदा हो गए और फला ढिमका, तो लोग उस हवाले से बड़ा डरते थे। लेकिन आप कहेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्या हुआ, तो मैं समझता हूँ 2009-2010 से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि फैसले जो थे वो लॉजिकल और समझ में आने वाले नहीं हो रहे थे। नीचे लोगों ने बहुत अरसे मैनेज किया है, बहुत अरसे तक मैनेज किया है और उसको चलाने की कोशिश की है, लेकिन फिर ऐसा हो गया था कि सुबह रोना, शाम को हंसना, रात को गाने की महफिल लगी हुई है, फिर पब्लिक से खिताब हो रहा है, टीवी पे आ रहा है, तो एक कंडीशन थी, बोलना जरूरी नहीं है लेकिन लोग समझते थे किस कंडीशन में बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो एक ऐसी चीज हो गई थी जिसको पब्लिकली डिफेंड करना, प्राइवेटली डिफेंड करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। गवर्नमेंट में जो लोग थे, मेयर्स थे या वुज़रा थे या सियासतदान थे हमारे, वो सुबह गवर्नमेंट में जा रहे होते थे, शाम को गवर्नमेंट से निकल रहे होते थे, तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। एवरीबडी वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वेरी स्ट्रेस्ड आउट, एक सिचुएशन क्रिएट। तो मैं इसका जिम्मेदार जो है ना उन लीडर को ही रखता हूँ लीडर को कि अगर वो चाहते, उनको हम्म, ये एहसास हो जाता, जो बहुत दफा उनको ये एहसास दिलाया गया कि ये चीजें हैं, ये चीजें पब्लिक इंफॉर्मेशन हो चुकी हैं, पब्लिक नोटिस हो चुका है। आप टीवी पर जब आते हैं, बात करते हैं, लोग अब अंदाजा लगा लेते हैं, बच्चे बेवकूफ नहीं है, समझते हैं लोगों के घरों में बात हो रही है। खुदा के वास्ते अगर वो उस वक्त अपने आप को संभाल लेते तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। अगर वो 2 साल की छुट्टी पे खुद चले जाते अपनी केयर करने के लिए, तो आप यकीन मैंने कि उनके अंदर इतनी क्वालिटी थी, इतना उनमें स्किल थी, इतना विजडम उनमें था कि वो ना सिर्फ बाउंस बैक करते, बल्कि वो बाउंस बैक बड़ा मैसिवली करते। अच्छा आई वुड जहाँ सारी कामयाबी उनके अपने दौर की उनके कंधे पर है, तो वहीं जो नाकामी हुई है और जो बर्बादी हुई है और जो बुराई हुई है, ये भी उन्हीं के कंधे पर जाएगी। आखिरी दो सवाल मैं पूछना चाहूंगी। हर शख्स जब रजा हारून को देखे, मुस्तफा कमाल को, हैदर अब्बास रिजवी हो, फारूक सत्तार हो, फैसल सब्जवारी, खालिद मकबूल, nobody can like relate to this या रेजोनेट नहीं कर पाता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप लोगों को नहीं पता था कि एक्चुअल मामलात कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ से पैसा फंड किया जा रहा है, किसके कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है, कितने कराची के हालात को बिगाड़ा जा रहा है, या you knew it but you had no control over it. Nobody knew it exactly. MKM was a very ऊपर का, जितना MKM ऊपर जाती जाती थी, उतना ही MKM के अंदर जो है ना वो बड़ा क्लोज सर्कल्स के अंदर ये सारी बातें होती है। तो हम उस क्लोज सर्कल के मेंबरान नहीं थे जहाँ पे हमें शायद अंदाजा था, लेकिन आई वुड नॉट से कि वी न्यू अबाउट इट। हमें अंदाजा जरूर था, हमें एक आइडिया था, लेकिन अगर आप कहेंगे कोई इन्फॉर्मेशन थी, कोई एविडेंस था, नहीं, कोई ना इन्फॉर्मेशन थी ना एविडेंस था हमारे पास। एक अंदाजे से चलते थे और हर पार्टी के लिए ऐसा अंदाजा होता है। तो मैं नहीं समझता कि हम उसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकते थे, चाहे मैं हूँ, चाहे फैसल हो, चाहे मुस्तफा कमाल हो। ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल के जो ग्रुप्स थे, जो टीमें थी या कमेटियां थी, उनके अंदर ये मामला तय होते थे। हमारा काम था पॉलिटिकल, हमारा काम था पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को देखना, पॉलिटिकल देखना, पब्लिक स्पीकिंग करना, लोगों से मिलना, मीडिया हैं, डिप्लोमेट्स हैं, आप लोग हैं, मिलना, बिजनेस कम्युनिटी है, इनके अंदर जाके पार्टी के मैनिफेस्टो को, पार्टी के मैसेज को, पार्टी की बेहतर शक्ल को लेकर जाना, जो हम करते थे। Right. ये इस हवाले से आइडिया तो सबको थे, बहुत पुराने आइडिया थे, लेकिन डिड वी हैव एनी फैक्ट्स टू, नो। ये तो उस वक्त हुआ है कि जब बीबीसी ने एक स्टोरी ब्रेक की है ना, ओवन बेनेट जोन साहब की पूरी डॉक्यूमेंट्री आई है, दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट। या सरफराज मर्चेंट साहब का जो प्री इंटरव्यू लेटर है जो पुलिस ने दिया, जिसका पहला पेज आज तक आया है, सुना है उसके 8 पेज हैं, बाकी 7 पेज तो और डेवेस्टेटिंग है, जिसमें पुलिस बाकायदा लिख के दे रही है उनको, जो उन्होंने तो सिर्फ एक पेज मार्केट में दिया कि भाई इस तरीके से कन्फेशंस हुए। तो दैट वाज द बेसिकली आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी कि यार ये क्या हो रहा है। वो तो आई ओपनर था रजा, लेकिन ये आई ओपनर अपनी जगह नहीं था कि बोरी बंद लाशें, इधर मारना उधर मारना, ये टारगेट किलिंग वो टारगेट किलिंग, मतलब दैट fascism that continued, that was right That was in front of your eyes. there was a situation in Karachi since 86, 87. There was a situation, massacres were happening. हाई हैंडेड 92 का ऑपरेशन जो एमकेएम के खिलाफ हुआ है, उसकी बड़ी स्टोरीज हैं। जो आर्मी ऑपरेशन के अंदर, जो अगर आप एमनिस्टी की रिपोर्ट्स पढ़ें या इवन इफ यू रीड द, सब कुछ छोड़ दें जी, 5 नवंबर 1996 का बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो लगारी साहब ने जो डिसोल्यूशन ऑर्डर निकाला है, वो पढ़ लें आप।
उसका पहला पॉइंट ही कराची की एक्सट्राजुडिशियल किलिंग्स हैं, कस्टोडियल डेथ्स हैं, और नंबर 2 नंबर 3 पे जाके मुर्सा भुट्टो का मर्डर है जिस बुनियाद पे। सो ये सब भी कराची में हो रहा था ना, तो जिनके घरों के लिए हो रहा था, जिनके साथ हो रहा था, या वर्कर्स थे, तो वर्कर्स ने अपने तौर पे भी बहुत से जो है वो एक्शंस किए हैं जिसकी शायद पार्टी जिम्मेदार ना हो या शायद पार्टी जिम्मेदार हो। लेकिन कराची में सिचुएशन है ना, सोराब बोर्ड का वाकया है, कस्बा अलीगढ़ का वाकया है, ये लियारी गैंग वॉर के साथ कितने मसले हुए हैं, हमारे बच्चों को उठा के ले गए और फिर किस तरीके से वापस आए, क्या जुल्म हुआ उनके साथ। तो एक एक्शन और रिएक्शन की पूरी एक वो थी, तो उसमें यकीनन कहीं ना कहीं ज्यादती हुई होगी, कहीं ना कहीं ऐसे वाकयात होंगे, लेकिन उस वक्त कराची के अंदर एट अ होल एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हुआ था कि ये मामले उस वक्त बड़ी नॉर्मल रूटीन के हो गए थे, विच इज नॉट गुड। आई एम नॉट सपोर्टिंग, या मैं कंडोन नहीं कर रहा हूँ चीजों को, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। यहीं पे लीडरशिप का काम था ना, कि लीडरशिप गवर्नमेंट में भी बैठी हुई थी, वो अपना कोई रोल प्ले करती, तो आई एक्सेप्ट इट कि उस वक्त ये चीजें हो रही थी। लेकिन उसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। दहशतगर्दी जो है ना, ये वन साइडेड नहीं थी, या ये जो एक्शंस होते थे, वायलेंस होता था, ऐसा नहीं था कि खामखा एमकेएम जो कि रूल कर रही है कराची को, जिसका मेयर बैठा हुआ है, जिसके मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, वो खामखा शहर के अंदर, जो अपने ही शहर के अंदर एक टर्मोइल क्रिएट रखेगी, क्या फायदा है इस चीज का। तो वो बेसिकली होता ही था कि कोई ना कोई एक्शन होता था, उसका रिएक्शन होता था, या फिर हमारी तरफ से कहीं ज्यादती होती थी निचले लेवल पे। रजा, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि कई दफा कि लोगों को नहीं पता कि लीडरशिप से यानी अल्ताफ हुसैन से जाके बकायदा बात की गई कि दिस इज नॉट व्हाट वेयर आर यू हेडिंग, या मतलब किस तरह से आप पार्टी को लेकर चल रहे हैं, कि सुबह कुछ, फिर आप लोग जो है वो फेस सेव कर रहे हैं, फिर शाम को कुछ। डर लगा कभी अल्ताफ हुसैन साहब से खुद, क्योंकि एज अ कराची आइट जिस वक्त एमक्यूएम का वो पीक थी, हर शख्स डरता था, आप लोगों से डरा करते थे, मीडिया भी डरता था, मतलब जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू दैट पार्टी। अच्छा, मेरे से तो नहीं डरती होंगी आप, बाकी हो सकता है कि डरती हो, लेकिन आपसे तो ये खैर बहुत पुराना ताल्लुक है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब जो लोग नहीं, प्रॉब्ली बहुत मीडिया मुश्किल में नए काम आए था। थे, उनके लिए बहुत आप मुश्किल था कि यकीन, हम क्या सवाल पूछें, वी हैव टू बी लाइक वेरी केयरफुल। एक वक्त ऐसा था जिसके अंदर ये सारे लोगों ने बहुत बड़ा, आप बस सही कह रही हैं, ये बात अल्ताफ हुसैन साहब से जाकर करना, ये अस खुद एक बहुत बड़ा, मतलब एक गैम्बल था हमारे लिए कि भाई आप हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम ये गैम्बल करें। लेकिन 2 दफा ये किया गया है, 2 दफा एक बड़ी टीम गई है कराची और लंदन की, जो लंदन की राब्ता कमेटी के अरकान थे और जो कराची के थे, ये सब लोग गए, उन्होंने जाके पांव पकड़े। आप यकीन माने, लिटरली गवर्नर शत्रुबाद थे, मुस्तफा कमाल थे, फारूक सत्तार थे, मैं था, बाबर गौरी साहब थे, आदिल सिद्दीकी साहब थे, लंदन से अनवर साहब थे, तारिक मीर साहब थे, बहुत सारी एक बड़ी टीम, जो सारे के सारे सीनियर लोग उस वक्त एमकेएम के थे, वो सारे जाके पांव पकड़ के बैठ गए कि भाई या तो आप अपनी मामलात को देखें, वरना अब पार्टी नहीं चल रही है ना, अब पार्टी नहीं चल रही है, अब गवर्नेंस नहीं हो रही, अब सारा दिन हमें ये होता है कि शाम को आपका फोन आएगा तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब आप पब्लिक से बात कर लेंगे। डायरेक्ट कॉल हो जाती थी मीडिया को, मीडिया, आप बहुत सारे चैनल दोस्तों देखें, डायरेक्ट हो रहे, कहीं गाना गा रहे हैं, कहीं हंस रहे हैं, तो हमारे लिए जो शख्सियत का इमेज बना के रखा हुआ था, वो सारा का सारा एक एक करके जो है ढह रहा। और हमारे प्रॉब्लम हुई थी कि यार आप गाना गा रहे हैं, कहीं आप रो रहे हैं, कहीं आप टीवी में एंकर आपके साथ खेल रहा है, आपको अंदाजा नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें 2 दफा तो एक बड़े लेवल पे कराची लेवल, और हम सब ये सोच कर गए थे कि शायद हम लोग अब जो जा रहे हैं ये बात करने के लिए, इसके बाद शायद हम पार्टी से निकाल दिए जाएंगे और हमें जो है ना अपने अपने घरों में भी जो है ना वो जगह नहीं मिलेगी। बहरहाल उनकी उनका कराची में फॉलोइंग है, उनकी फॉलोइंग थी, लेकिन ये रिस्क लिया गया है, ये आपके सामने इनको पता होना चाहिए कि ये रिस्क लिया गया है 2 दफा। और उसके बाद ये बात की गई है 2019 के 2013 के 19 जुलाई का जो 9-0 पे वाकया हुआ है, वो क्या हुआ है? 9-0 पे जब इलेक्शन के बाद, जिमनी इलेक्शन के बाद 9-0 पे धावा बोला गया है, तो वो किसके कहने पे बोला गया है, वो किन लोगों के खिलाफ बोला गया है? वो लोग वही लोग थे ना जिन्होंने रिस्क लिए थे सारे, उन लोगों के खिलाफ अपने कारकुनों से चढ़ाई खड़े करवाई ना, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सब लोग उसमें महफूज रहे। तो ये सारे वाकयात आप जब आप ऐसा करते हैं तो लोग फिर कहते हैं ना कि नहीं यार ये स्टेबिलिटी नहीं है ना, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है तो हम पॉलिटिकल कैसे काम कर सकते हैं, हम तो अपनी जान रिस्क पे लेकर के बाहर निकलते हैं। हाउ कैन वी डू दैट? कराची में एमपीएस एमएनएस का एमकेएम का मर्डर हो जाना, कोई एमकेएम के एमपीएस एमएनएस के मर्डर हुए ना कराची के अंदर, सिटिंग एमपीएस के मर्डर हुए, तो ऐसी सिचुएशन थोड़ी थी। तो बड़ा डिफिकल्ट टाइम था, लोगों ने कोशिश की, उसमें लंदन की राब्ता कमेटी के अरकान भी थे और पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के अरकान भी थे, इन्होंने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की हो, लेकिन एक वक्त आने बोला कि नहीं यार अब तो कोशिशें भी जो है ना दे आर नॉट प्रूविंग एनी फ्रूटफुल नहीं हो रही, देन वी हम सो वो जो पूरा एक स्ट्रक्चर था जो ग्राउंड लेवल पे कि जनरल वर्कर्स और वो सेक्टर इंचार्जेस और
बहुत सारे मेम्बरान जिनसे डर लगता था कि भाई इन्हीं को भेजा जाएगा कुछ करने के लिए, वो सब कुछ डिसमेंटल हो चुका है रजा, राइट? नहीं, वो लोग नहीं थे जिनको भेजा जाता था, वो तो हमारे जैसे नजर आने लोग थे। ये नजर आने लोगों का काम नहीं था। ना नजर होने, लेकिन अब वो स्ट्रक्चर सब कुछ खत्म हो चुका है, आपको ये लगता है इतने सालों में? अगर अब भी नहीं खत्म हुआ है तो फिर मेरे हिसाब से रेंजर्स को और पुलिस को पैकअप कर लेना चाहिए। सही कह रहे हैं, बड़े सालों से यहाँ पर है। रजा, लास्ट क्वेश्चन, डू यू नाउ सी, अल्ताफ हुसैन साहब अपनी अपनी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा भेज रहे होते हैं, कोई तदब्बुर, कोई मेच्योरिटी, कहीं से कोई जिससे कहते हैं ग्रोथ इन द राइट डायरेक्शन नजर आती है आपको? मुझे ट्रस्ट नहीं, मैं भी उनकी वीडियोस देखता हूँ, लोग मुझे फॉरवर्ड करते हैं, देखता हूँ, मुझे कोई विजन तो नजर आता नहीं। और उसकी प्रॉब्ली वजह ये है कि जो अल्ताफ साहब के पास एक जमाने में जो यहाँ लोग थे ना, ये भी उनको भी क्रेडिट देना चाहिए कि वो लोग भी बड़े समझदार किस्म के लोग थे, बड़े 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 नाम यहाँ पे रहे उनके साथ। अब जिस कंपनी में वो हैं, उस कंपनी में तो कोई उनसे जिद करने वाला, बहस करने वाला, रोकने टोकने वाला, मशवरा देने वाला बंदा ही कोई नहीं है। उस वक्त तो फिर भी ऐसे लोग थे जो सीनियर थे, जो उनको रोक देते थे, टोक देते थे, मशवरा दे दिया करते थे, करेक्शन कर दिया करते थे, उसके बाद वो मैसेज बाहर आता था। सही। तो आज अल्ताफ साहब के पास क्या मैसेज है देने के लिए, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। उनके पास जो वीडियोस आती हैं अक्सर वो बड़ी मजाक खेज होती हैं, जो कि उनके जो वो या तो वो जानबूझ से करते हैं अपने आप को यंग यूथफुल शो करने के लिए, विच इज नॉट हेल्पिंग हिम। और क्या कराची का सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई वो क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, क्या आज कराची का नौजवान जो 18 से 25 साल का है, क्या वो अल्ताफ हुसैन को जानता भी है? उसने तो अपनी लाइफ में अल्ताफ हुसैन को देखा ही नहीं है कभी। 92 से बाहर बैठे हैं और 2016 के बाद से तो आज देखे ना, 2016 के बाद तो आज हमें 6 साल 8 साल ही हो गए। तो आज जो 18 साल का है वो तो जब 12 साल का था या 10 साल का होगा। जो आज का वोटर है जो कि 54% है, जो हम सुनते हैं, जो यूथ हमारा 54% यूथ हमारा यूथ बच जाए, उसको तो पता ही नहीं। उसको तो पता ही नहीं आपके अल्ताफ हुसैन की बात की। जैसे आप मुझे बोले फातिमा जिन्ना साहिबा का और अयूब खान साहब का जो है वो ये हुआ था लियाकाबाद में, अच्छा भाई मैं सुन लूंगा, मैंने देखा थोड़ी है, मुझे फीलिंग ही नहीं उस तरह की, मैं सुन लूंगा, मुझे तकलीफ हो जाएगी, मैं उस पर मजम्मत भी कर दूंगा, लेकिन जो लोग वहां खड़े थे वो बताएंगे भाई रजा तुझे कैसे समझ में आएगी, हम थे ना वहां पे। तो आज जो आपका यूथ है, क्या वो आपको एमकेएम में नजर आता है? नहीं। क्या वो आपको पीएसपी में नजर आता है? नहीं। क्या वो आपको पीपल्स पार्टी में नजर आता है? नहीं। क्या वो आपको पीटीआई में नजर आता है? यस। क्या वो आपको जमात इस्लामी में जाता दिखता है? यस। क्या वो आपको टीएलपी में जाता दिखता है? यस। मैं बिरादरियों के नाम ले सकता हूँ जिनकी बड़ी यूथ जो है वो टीएलपी में चली गई है। तो वो एमकेएम में नहीं आ रहा। ठीक है, एमकेएम में भी नौजवान कुछ बच्चे आ रहे हैं, लेकिन क्या वो कराची की पॉपुलेशन की कंपैरेटिवली कोई फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रैक्शन आ रहा है? नहीं, नहीं हो रहा है। तो अब अल्ताफ हुसैन साहब की मोहब्बत में तो 50+ वाले लोग हैं। सही, 50+ वाले लोग तो उनसे रोमांस भी रखते हैं, सेंटिमेंटल भी रखते होंगे, बेनिफिशियरी भी होंगे और बड़ा उनके ख्वाहिश भी होगी। लेकिन आप 18 से 24 साल और 25 साल वाले लड़के के साथ बैठ जाए ना, बच्चों के साथ, उनसे इंटरव्यू कर लें आप, वो उनको पता ही कुछ नहीं होगा और उनका कसूर नहीं है। जैसे मुझे भुट्टो साहब का नहीं पता, जैसे मुझे इवन भुट्टो साहब का नहीं पता है ना। भुट्टो साहब का मैंने मेरे सामने उनका तख्ता उल्टा है और तमाम चीजें हुई, लेकिन मैं बहुत छोटा था। अब पढ़ी है मैंने चीजें तो मुझे पता चला है, जब थोड़ी मुझे समझ आ रहा था क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। So this is what they have lost massively. यूथ अवेयरनेस, यूथ अट्रैक्शन, जो यूथ जिसके साथ नहीं है। जब एमकेएम की कामयाबी थी, जब अल्ताफ साहब की उम्र, जब अल्ताफ साहब खुद 34 साल के थे जब उन्होंने एमकेएम बनाई, ये ही वाज जस्ट 34 years old, 34 साल के बंदे थे। 37 साल की उम्र में, उनकी जब 37 साल की उम्र थी, कराची का मेयर हैदरा मेयर आ चुका था। अब वो 34 और 37 साल के नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस और अल्ताफ साहब जो है किसी फैमिली, पॉलिटिकल फैमिली से नहीं थे, कोई बहुत बड़ा वो सेलिब्रिटी नहीं थे, लेकिन चूंकि राइट टाइम पे राइट फेस और राइट स्किल्स सामने आया, उसने अट्रैक्ट कर लिया। तो टुमारो अल्लाह ताला छोड़ता थोड़ी अपनी कौमों को, अपने लोगों को। टुमारो आपके बीच में से कोई ऐसा नौजवान उठेगा जो 34 साल का, 40 साल का होगा, चले मेरी उम्र का नहीं होगा, लेकिन 34 साल, 35 साल, 36 साल का उठेगा, एंड ही विल स्पीक एंड ही विल टेक, वो ले लेगा लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेगा। अल्ताफ साहब से पहले जमात इस्लामी का रूल था यहाँ पे, उन्होंने उसको तोड़ा। तो दिस विल हैपन। अब ये जो आपके कोरंगी के अंदर जो वोटिंग आई है, टीएलपी को वोट पड़ना,
अगर ये भी अलार्म बेल्स नहीं रिंग करते आपकी अर्बन लीडरशिप को, और ये भी उनको नहीं समझ आती बात, 2 MPs हो गए, ऑलमोस्ट एक MNA हो गया था, अब जो पता नहीं क्या होता है, रिकाउंटिंग के बाद क्या रिजल्ट आता है और एग्जैक्टली। क्या रिजल्ट टर्न होता है, तो उसके बाद अगर वो टर्न आउट हो गया और वो टर्न अराउंड हो गया, सो व्हाट डज इट से? बिल्कुल सही कह बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रजा, इन द एंड जस्ट वांटेड टू आस्क, बहुत से लोग जाहिर है आपको फॉलो करते आए हैं, जब आप यहाँ पे वजीर भी थे, सियासत आपने बहुत की है। व्हेन डू यू इंटेंड टू कम टू पाकिस्तान, या अभी फिलहाल आपका कोई इरादा नहीं है? नहीं, आई विल बी देयर इंशाल्लाह इन अ कपल ऑफ मंथ्स, और आई एम वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कराची के अंदर, और मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से उसका, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देता हूँ कि देयर शुड बी अ कॉमनवेल्थ ऑफ कराची में। It's a ओके। Commonwealth of Karachi. Karachi is such a diverse city. It's a multicultural, multi-ethnic, multi-diverse city है. इसको जमा करने के लिए आपको अपना जहन खोलना होगा. सही। आपको, कराची has always been a federation का सिटी है, विफाक परस्त सिटी है, महाजिर भी विफाक परस्त है, बिल्कुल सही। बुनियादी तौर पर विफाक परस्त है. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कॉमनवेल्थ ऑफ सिटी है, जो कराची का चार्टर है, वो चार्टर बन रहा है, उस कराची के चार्टर पे काम करना है, उस कॉमनवेल्थ सिटी को देखना है, फिर आके इस पॉलिटिकल उसके लिए पॉलिटिकल स्पेस बनानी है. आई विल ट्राई माय बेस्ट, अपने जो रोल है मेरा उस ग्रुप के अंदर, मैं जरूर उसको प्ले करूंगा. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम ऑन नया दौर। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।